नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिज़र्व अकेडमी पर। और आज इस वीडियो में हम EE 302 यूईपी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। इसकी अपन एक सीरीज़ चल रही है ये अपनी कि सभी सब्जेक्ट में हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लें जो एग्ज़ाम में आने के हाईली चांसेस हैं और जिनको हम छोड़े नहीं, ताकि बैक आने से बच सके। ठीक है, तो वैसे तो मैं इसे बोर्ड पे समझा के या वीडियो बना के या मैं खुद आता इसमें, पर क्योंकि ये आपको जल्दी चाहिए तो उन सब की एडिटिंग में टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये पिछले 10 बार के प्रीवियस ईयर के पेपर्स की मेहनत के आधार पर सभी यूनिट्स का मैंने कच्चा चिट्ठा खोला है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को इसमें जोर डालना पड़ेगा, पर मैं समझाता जाता हूँ, आप देखते जाइए। सबसे पहली चीज़ जो यूनिट 1 में इंडस्ट्रियल ड्राइव्स वाली यूनिट है, इसमें जो सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर ये सब लाल लाइन से जो अंडरलाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है। आप भी ध्यान से पढ़ लेना इनको, बाद में मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। जैसे ग्रुप ड्राइव है और साथ ही साथ इंडिविजुअल ड्राइव है, तो इन दोनों को आप एक साथ पढ़िए। बेसिकली आपको किस तरीके से याद रखना है इसको, ग्रुप ड्राइव और इंडस्ट्रियल ड्राइव इंडिविजुअल ड्राइव का आपको कंपैरिजन डिफरेंस याद रखना है। होगा क्या कि जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो इसकी डिसएडवांटेज होगी, जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो इसकी एडवांटेज होंगी। तो इससे आपको दोनों याद रह जाएंगे, दोनों में से कोई भी आए आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम हॉट टॉपिक क्वेश्चन है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा, श्योर शॉर्ट है, सूटेबल मोटर्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन। अलग अलग प्रकार की जो एप्लीकेशन जो उपयोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनमें किस प्रकार की मोटर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेपर मिल हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन हुई, हेयर ड्रायर हुआ, स्विंग मशीन हुई, सिलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर हुआ और अदर होम अप्लाइंसेज हुए, ड्रिल मशीन हुआ, पंखा, क्रेन, टेक्सटाइल मिल, रोलिंग मिल, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, लेथ, लिफ्ट, क्रेन, इन सब में किस प्रकार की मोटर्स यूज होती है। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है तो सिर्फ नाम पूछा जाएगा, और अगर ये 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसमें फिर आपको कारण भी बताना पड़ेगा साथ में, तो वो कारण भी आप याद रखें। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन में अपन डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है उस ट्रेन को चलाने के लिए, तो ये एक इसका रीज़न हो गया। तो इस तरीके से अगर आप रीज़न भी याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी डीसी सीरीज़ मोटर का नाम लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। डीसी सीरीज़ मोटर की रनिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाइए या रनिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये 3-4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टॉर्क, आर्मेचर करंट या टॉर्क स्पीड या स्पीड आर्मेचर करंट, सेकंड ईयर में आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पर आपको रिवीजन कर लेना होगा थोड़ा सा, किताब में आपके दिया होगा। तो सीरीज़ मोटर भी पूछी गई है, शंट मोटर भी पूछी गई है, पर सबसे ज़्यादा बार सीरीज़ मोटर पूछी गई है। पर आपको पढ़नी दोनों ही है, दोनों ही रिवाइज करनी है अभी, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछा जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये कुछ छोट-पुट चीज़ें हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के क्या क्या मेथड होते हैं, उनके नाम याद रख लीजिए। किसी एक को आप थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें। 3 फेज इंडक्शन मोटर 3-4 तरीके होते हैं, आर्मेचर वोल्टेज से या रोटर रेजिस्टेंस से या स्टार डेल्टा से, इस तरीके से अपन स्पीड कंट्रोल करते हैं। और ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का बेसिक ही है। जैसे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होती है, मैकेनिकल ड्राइव के ऊपर इसे क्यों प्रेफर करते हैं, किस तरीके से मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट की जाती है लोड को इलेक्ट्रिकल मोटर के माध्यम से। यही इलेक्ट्रिकल ड्राइव है बेसिकली। इलेक्ट्रिकल ड्राइव का काम यही है कि वो मैकेनिकल पावर जो मोटर में जनरेट हुई है उसको किसी मैकेनिकल लोड को ट्रांसमिट कर सके, दे सके, इसी को अपन इलेक्ट्रिकल ड्राइव बोलते हैं। तो यहाँ देखो इसका आंसर तो इसी क्वेश्चन में मिल गया। पर ये सब इलेक्ट्रिकल ड्राइव का बेसिक है। तो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कौन सी किस आधार पर मोटर सिलेक्ट की जाती है। जैसे यहाँ जो अपन ने मोटर सिलेक्ट करी उनका कोई आधार होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर मोटर सिलेक्ट की, तो आपको यहाँ सिर्फ ये फैक्टर्स याद रखना है। ठीक है, आपने फैक्टर्स भी याद रख लिए तो लिखने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आंसर में। तो ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट हो गई इंडिविजुअल ड्राइव्स। ठीक है, आइए दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट है अपनी हीटिंग।
अब इसमें देखो आप, वही मैंने जो बार बार पूछे गए हैं, जो हॉट टॉपिक है उन पर निशान लगा रखे हैं, इनसे पेपर बाहर नहीं आएगा। अगर हीटिंग से क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेना इन्हीं में से ही आएगा। 3 तरह की हीटिंग होती है बेसिकली, इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक और रेजिस्टेंस, जिसमें से डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और रेजिस्टेंस हीटिंग का बेसिक बार बार पूछा गया है। आपको क्या याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि इस पर फिर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की प्रोसेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तो आपको पढ़नी है, पर एप्लीकेशंस डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ की जाती है, क्योंकि इसको समझना, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की एप्लीकेशन को याद रख पाना थोड़ा सा क्या है कि अजीब सा होता है। भाई हमें हीटिंग कोयल हमने देखी है, जो घरों में हीटर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें रेजिस्टेंस हीटिंग तो आसानी से समझ में आती है, दिखती है, वो तो हमें दिख रही है, हीटर कोयल ये सब रेजिस्टेंस हीटिंग में आते हैं, तो वहाँ तो अपन को एप्लीकेशन समझ में आ जाती है। तो देखो इसकी एप्लीकेशन पूछी नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस ओवन आया है एक, जबकि इसकी एप्लीकेशन बहुत बार पूछी गई है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन अपन ने कहीं देखी नहीं होती है आम जीवन में। तो आप इसकी एप्लीकेशन जरूर याद रखें, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद नंबर आता है रेजिस्टेंस हीटिंग का, सबसे इम्पोर्टेंट में। तो रेजिस्टेंस हीटिंग की भी वही प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, एडवांटेजेस क्या हैं। एक खास बात जो इसमें बार बार पूछी गई है, रेजिस्टेंस हीटिंग के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ओवन, ये आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, इसको एक बार आप पढ़ लें रेजिस्टेंस ओवन को, इसके बारे में पूछा गया कई बार। इंडक्शन हीटिंग में क्या है कि आपको प्रिंसिपल तो याद रखना ही है, पर बेसिकली इंडक्शन हीटिंग ना पूछ के इंडक्शन फर्नेस बार बार पूछा जाता है, और उसमें भी 2 तरह की फर्नेस होती है, एक तो कोरलेस और वर्टिकल कोर टाइप। इन दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, इसलिए इन दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वर्टिकल कोर टाइप ज़्यादा बार पूछी गई है, पिछले ही साल कोर लेस पूछी गई थी, तो इस बार वापस वर्टिकल कोर टाइप पूछे जाने के चांसेस हैं। तो पर आप दोनों को ही पढ़िए। आपको पढ़ना क्या है इसमें, इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम आप याद रखें, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपका ये इंडक्शन फर्नेस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जैसे भी अपन ने ड्राइव में देखा था, इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग के प्रकार हैं। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस भी कई बार पूछी गई है, पर इसको आप बस एक बार सरसरी नज़र से देख लें, ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है इसके। आप तो इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके एलिमेंट जब मैं लिख रहा हूँ, एलिमेंट का लिखने का मतलब है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस, जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को पावर सप्लाई करने के लिए कुछ पावर सर्किट होंगे, तो ये सब एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग के बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, आप किताब में सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट 2 होगी हमारी कंप्लीट। यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं, आइए। यूनिट 3 है अपनी वेल्डिंग। वेल्डिंग की यूनिट में देखिए, आर्क वेल्डिंग अपन ने देखी है नॉर्मल जीवन में, बहुत बार देखी है। वेल्डिंग करने वाले जितने भी अपने भाई बंधु हैं सब, वो रोड पकड़ के और आर्क छूटती रहती है, चिंगारियाँ, और वेल्डिंग होती रहती है, क्योंकि वो हमने बहुत देखी है, इसलिए उसको समझना आसान है, पर उस पर क्वेश्चन भी नहीं आता क्योंकि वो आसान है। क्वेश्चंस ज़्यादातर किस पे आते हैं, रेजिस्टेंस, वेल्डिंग, स्पॉट और सीम, इन तीनों को आप पढ़ लीजिए। आपको पढ़ने का तरीका वही है, कितने तरह की होती है रेजिस्टेंस, वेल्डिंग, टाइप उसके याद रखिए, एडवांटेज याद रखिए, किसी एक टाइप का एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम वगैरह थोड़ा डिटेल से याद रखिए। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्पॉट और सीम वेल्डिंग आपको अच्छे से पढ़नी है, एडवांटेज, एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं इनके। अब जैसे कि अभी पीछे देखा अपन ने डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, क्योंकि अपन ने वो देखी नहीं है तो उसकी एप्लीकेशंस अपन को इतनी आसानी से याद नहीं रहती। इसी प्रकार स्पॉट और सीम वेल्डिंग ज़्यादातर अपन ने देखी नहीं है, इसलिए अपन को इसकी एप्लीकेशन याद नहीं रहती, तो आप इसकी एप्लीकेशन ज़रूर याद रखें, ठीक है। आर्क वेल्डिंग आपको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रेजिस्टेंस वर्सेस आर्क वेल्डिंग पढ़ लो तो आपको रेजिस्टेंस भी तैयार हो जाएगा और आर्क वेल्डिंग भी आप क्या है कि एक्सप्लेन कर पाओगे। एक जो बार बार पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है,
कम नंबर में पूछा जाता है, पर ये पूछा जाता है क्या एडवांटेज है कोटेड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का। आपने देखी होगी जितनी भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होती है आर्क वेल्डिंग में वो कोटेड होती हैं फ्लक्स से। तो क्या एडवांटेजेस है, 3-4 एडवांटेजेस होती हैं उसकी, उनको आप याद रखिए। ठीक है। इसके बाद मेटल आर्क और कार्बन आर्क, ये दो तरह की वेल्डिंग प्रोसेस होती है आर्क वेल्डिंग में। इनमें कार्बन आर्क बार बार पूछी गई है, तो आप सिर्फ कार्बन आर्क मत पढ़िए, आप मेटल आर्क प्लस वर्सेस कार्बन आर्क पढ़िए, डिफरेंस पढ़िए, मतलब इन दोनों का वो डिफरेंस की टेबल बना के उसको याद रखिए। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर आर्क वेल्डिंग में लिखने के लिए भी थोड़ी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस से कंपेयर करना है। तो आप क्या करिए, मेटल आर्क वर्सेस कार्बन आर्क लिखिए। इसी आर्क का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में आप इन दोनों के कंपैरिजन में करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कार्बन आर्क बहुत बार पूछा गया है और पिछले ही साल पूछा गया है, इसलिए हो सकता है मेटल आर्क पूछ लिया जावे, पर क्योंकि मेटल आर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कार्बन आर्क रिपीट भी हो सकता है, इसलिए आप इन दोनों का डिफरेंस याद रखिए। ठीक है। इसके अलावा दो डिफरेंसेस और हैं। एसी डीसी वेल्डिंग क्या होती है, 4-5 पॉइंट के डिफरेंस है, इनको भी याद कर सकते हैं। और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जनरल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें भी 3 से 4 पॉइंट बनेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के एडवांटेज क्या हैं, अब जैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक हीटिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन थे ना बेसिक वाले, वैसे ही है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। ये यूनिट 3 हो गई हमारी। आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 बहुत बड़ी है, यूनिट 4 में से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं यूनिट 4 में से, पर सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट है जो आना ही है वो है इल्यूमिनेशन का न्यूमेरिकल, जिसमें आपको किसी सरफेस पर इल्यूमिनेशन निकालना होता है। अब इल्यूमिनेशन निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है इल्यूमिनेशन का। ठीक है। पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो आपको इसको पढ़ना किस तरीके से है, सबसे पहले आप इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन याद रखिए। क्यों चाहिए हमें गुड इल्यूमिनेशन स्कीम, इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ठीक है। क्या होते हैं लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, ये आप पढ़िए। इसके अलावा डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, डिफाइन करने के लिए खूब सारी टर्म्स आती हैं। क्या क्या आती हैं, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंस, ल्यूमन और लक्स, इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन भी पूछा गया है, तो आप इसको इसी तरह से पढ़िए, ल्यूमन और ल्यूमिनस फ्लक्स या लक्स। इस ल्यूमिनस जो ये लक्स है इसी को अपन बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स भी बोलते हैं इसको, ये फ्लक्स का लक्स यहाँ पर बोल दिया जाता है। तो ल्यूमन और ल्यूमिनस फ्लक्स या लक्स के बीच में कंपैरिजन आप याद रखिए, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। इसी के अलावा जो और अपनी प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनकी भी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी डेफिनेशंस भी कई बार पूछी गई हैं। ग्लेयर क्या होता है, कई बार ग्लेयर को हिंदी में बोलते हैं चमक, कई बार इल्यूमिनेशन और ग्लेयर में कन्फ्यूजन हम कर देते हैं, तो ग्लेयर की डेफिनेशन आप याद रखिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यूटिलिटी फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, डिप्रिशिएशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर। 1, 2, 3, 4 और 5 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स की डेफिनेशन भी 5 डेफिनेशन और है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एफिशिएंसीज होती हैं, ट्यूब एफिशिएंसी, लैंप एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी भी आपको दोनों याद रखनी है। ठीक है। तो ये डेफिनेशंस बहुत सारी हैं इस चैप्टर में, उन डेफिनेशंस को आप एक पन्ने पर लिख लीजिए। अगर मैं ऊपर से नीचे तक गिनूँ तो ये 12-15 से ज़्यादा नहीं होंगी, वो भी नंबर भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। तो अगर मैं आपको गिन के ही बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डेफिनेशन है बस। चलो ज़्यादा हो गई 17 डेफिनेशन में से ये 17 डेफिनेशन एक पेज पर लिख लीजिए आप, और बस इन्हें याद कर लीजिए। एक पेज पर लिख कर इन्हें याद कर लीजिए, तो ये डेफिनेशन आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो
लैंप करके लैंप्स बहुत सारे आते हैं इसमें। सोडियम वेपर लैंप है जिसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम सर्किट आपको पता होना चाहिए। हर कंपोनेंट का वर्क अलग से पूछा गया है एक बार तो, कि भाई सोडियम वेपर लैंप के हर कंपोनेंट का क्या वर्क है वो आप बताइए, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नियोन लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप होता है और फ्लड लाइट। ये 4 तरह के लैंप हैं जो आपको पढ़ने हैं। इन 4 में से सोडियम वेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़े ही पढ़ें ज़रूर। इसके अलावा सोडियम पढ़ेंगे तो मरकरी भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और नियोन लैंप और फ्लड लाइटिंग थोड़ी सी अलग है, तो इनको भी आप पढ़ लें। ठीक है, वही पिछली यूनिट्स की तरह 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन है कि डिज़ाइन ऑफ लाइटिंग स्कीम क्या होती है और फैक्टर्स फॉर गुड लाइटिंग क्या होते हैं, तो इनको भी आप कवर कर लें। तो इस तरीके से आपकी यूनिट 4 पूरी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें, डेफिनेशंस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और इल्यूमिनेशन का न्यूमेरिकल, जिसमें आपको इल्यूमिनेशन ही निकालना होता है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम इल्यूमिनेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन आप याद रखिए। कई बार पूछा गया है, एक्सप्रेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इल्यूमिनेशन निकालने का एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो ये सब अपना क्या हो गया, 4th यूनिट हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में इस 302 को सीरियसली ले रहे हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पर आप अब पास होना चाहते हैं, तो आप पूरा सब्जेक्ट मत पढ़िए, ये 4 यूनिट पढ़िए बस। अगर आपको ट्रैक्शन टफ लगता है तो, और जिनको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला पोर्शन आसान लगता है तो वो इन 4 को छोड़िए, 5, 6, 7, 8 पढ़िए। टोटल 8 यूनिट है 302 में। इन टोटल 8 यूनिट में से मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5वीं यूनिट की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, पर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको नीचे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ एक बार। 302 में टोटल 8 यूनिट्स हैं। इन 8 यूनिट में से 1 से लेकर 4 तक तो अपनी ड्राइव, हीटिंग, वेल्डिंग और इल्यूमिनेशन, ये वाली यूनिट है। और 5 से लेकर 8 तक अपनी सारी ट्रैक्शन से रिलेटेड यूनिट है। जैसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, ट्रैक्शन सिस्टम है, मोटर्स की एक यूनिट है, इनकी एनर्जी और कंजप्शन की एक यूनिट है, और एक पावर की यूनिट है, कैसे अपन पावर सप्लाई करते हैं। वो टोटल ट्रैक्शन पर है ये 5 से 8 यूनिट। तो जिनको ट्रैक्शन वाला पार्ट आसान लगता है वो इन 4 यूनिट को टारगेट करें। इनमें से भी पूरा पेपर आप सोल्व कर सकते हैं, 70 में से 60 नंबर का आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये टफ लगता है और आपने इन 4 में से कोई यूनिट पढ़ी हुई है या ये आसान लगती है, तो आप इन 4 को भी पढ़ें, इन 4 को ही पढ़ें बस, फिर तो भी आप 70 में से 60 का अटैम्प्ट कर लेंगे। और जो पिछले सालों के पेपर्स में मैंने पैटर्न देखा है, यूनिट 1 के क्वेश्चन अकेले पूछे जाते हैं पूरे 20-20 नंबर के, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये जोड़े से पूछी जाती हैं, और यूनिट 4 या तो अकेले पूछ ली जाती है या फिर ये 5 के साथ जोड़े में आती है। यूनिट 4 या तो मोस्टली अकेले ही पूछी जाती है इल्यूमिनेशन वाली, तो 5 के साथ भी हटा दो, तो यानी 3 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आराम से अगर आपने ये 4 यूनिट पढ़ी तो, और ऑब्जेक्टिव आपके पास है ही सही। और इधर जो आता है, इधर क्या सीन आता है, यूनिट 7 और यूनिट 8 जोड़े से पूछी जाती है, यूनिट 6 इंडिविजुअल पूछी जाती है, और यूनिट 5 और यूनिट 6 के साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आप यहाँ भी कर सकते हो, इसमें भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर या तो आप इन 4 को ही पढ़ लो 5 से 8, या फिर इन 4 को पढ़ लो 1 से 4। ठीक है, तो 1 से 4 के इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ। अपन बढ़ते हैं 5 की तरफ। यूनिट 5 ट्रैक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले तो जो बहुत बार पूछा गया है, जो बहुत ज़रूरी है पढ़ना, AC वर्सेस DC ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। जो अपना इलेक्ट्रिक रेलवे का ट्रैक है उसके इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में दोनों तरह की पद्धति यूज़ होती है, AC और DC। इन दोनों में क्या अंतर है, 8 से 10 डिफरेंसेज हैं मेजर। टेबल बनी हुई है किताबों में आसानी से मिल जाएगी, उसको पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद कंपोजिट ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम क्या होता है उसको ध्यान से पढ़िए, और आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये 2 चीज़ें हैं
इन दोनों चीज़ों को आपने पढ़ लिया, याद रख लिया, तो आपके आंसर लिखने के लिए काफ़ी कंटेंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अलग होता है, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अलग होता है, और सिर्फ डीजल अलग होता है। अपन यहाँ जो पूछ रहे हैं, यहाँ जो पूछा गया है वो है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, इसकी एडवांटेज बताइए। जबकि आप नीचे देखेंगे तो कई बार ये भी पूछा गया है डीजल एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बीच में अंतर क्या है। तो ये 3 तरह के हो गए, डीजल एक हो गया, इलेक्ट्रिक एक हो गया, और डीजल इलेक्ट्रिक एक हो गया। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक डीजल जनरेटर होगा, जो डीजल इंजन होगा जो जनरेटर को चलाएगा, बिजली बनेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक्शन सिस्टम में फ्लो करवाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर ट्रेन तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी, पर वो इलेक्ट्रिसिटी डीजल से बन रही है। या इलेक्ट्रिसिटी अपनी ग्रिड से आएगी, या डायरेक्ट डीजल इंजन चलेगा। ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग तरह के ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं। तो हर किसी के एडवांटेज है, हर किसी के डिसएडवांटेज है, वो आपको याद रखने हैं। वेरियस ट्रैक्शन सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो ये तीनों ही ट्रैक्शन सिस्टम कंपेयर हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, इन तीनों का कंपैरिजन पढ़िए, डीजल, डीजल इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक। इससे फ़ायदा ये होगा कि 1, 2, 3, 4 चारों आपके आंसर तैयार हो जाएंगे। तो ये अपनी क्या हो जाती है, यूनिट 5 एसी वर्सेस डीसी को नहीं छोड़ना है। आइए यूनिट 6 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ट्रेन मूवमेंट और एनर्जी कंजप्शन। इसमें क्या है, अपने के न्यूमेरिकल भी आता है, 100% है इसमें, न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, बताते जाता हूँ मैं एक एक करके। सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड इतनी बार पूछी गई है, और आप ये मान लो कि इस बार पेपर में ज़रूर आएगी, तो इसको ज़रूर पढ़ लें। इसी के साथ साथ एक स्पीड और होती है, क्रेस्ट स्पीड, ये भी आप देख लें। ठीक है। एक ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व होता है, जिसके आधार पर ही न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप इसको तो ज़रूर समझ लें, और कुछ लिखें ना लिखें ये ज़रूर लिख देना। ठीक है। न्यूमेरिकल जो आता है वो जनरली पूछा जाता है मैक्सिमम स्पीड क्या होगी या स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने से पहले इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तो इन दोनों की डेफिनेशन भी आप पढ़ें, इन दोनों के फॉर्मूले आप देखें। ठीक है। क्योंकि जब ट्रेन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का कंजप्शन कुछ होएगा, कुछ उसकी एनर्जी कंजप्शन होएगी, वही सब निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। ये सब आपको किताबों में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सब किताबों में, पर वहाँ पढ़ना क्या है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन आप पढ़िए, स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट का एक्सप्रेशन आप पढ़िए, और उसका न्यूमेरिकल आप देखिए। ठीक है। किसकी मदद से, ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व से। इसकी तो थ्योरी भी आपको पढ़नी है, क्योंकि बहुत बार पूछी गई है। एक और होता है वजन, एडहेसिव वेट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या होता है। ये छोटी मोटी डेफिनेशंस और आती है कि एडहेसिव वेट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या होता है, एक्सेलरेटिंग वेट क्या होता है। तो इन सबको भी आप, इन तीनों को भी आपको देखना है, क्योंकि इन पर भी बहुत बार पूछा गया है, और क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस यूनिट का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर वाले, पर ये भी कई बार पूछा गया है। आप इसके नीचे देख सकते हो, ये जितनी लाल लाइनें लग रही है ना जिस टॉपिक के नीचे, वो उतनी बार पूछा गया है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट का मैकेनिज्म क्या है और इसका एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है। और जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है ट्रेन को चलाने में या ट्रैक्शन सिस्टम में, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसे अफेक्ट करते हैं, वो आपको पढ़ना है, वो आप देखिए ज़रूर। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। तो आइए यूनिट 7 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 7 बताती है अपने को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर के बारे में। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो क्या है कि इसमें कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सबसे पहले आपको जनरल इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं एक ट्रैक्शन मोटर के, वो आप ज़रूर पढ़ें। इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रैक्शन मोटर। ये दोनों लगभग सेम ही है। अगर आपने जनरल इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फीचर्स पढ़ लिए तो आप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्शन मोटर की रेटिंग और वेंटिलेशन के क्या होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं, इनके थोड़े से 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको याद रखनी है। एसी सीरीज़ मोटर और डीसी सीरीज़ मोटर
ये दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक, डीसी सीरीज मोटर की तो फर्स्ट यूनिट में भी अपन देख चुके हैं, पर क्योंकि यहाँ भी वो यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ हो रही है एज ए ड्राइव, इसलिए यहाँ भी उसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर की अगर कैरेक्टरिस्टिक आपने याद कर ली तो उसका आंसर आप यहाँ देने में भी सक्षम होंगे। साथ ही साथ एसी सीरीज मोटर के बारे में भी आप पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा एसी सिंगल फेज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ज़्यादा कुछ नहीं है। एसी सिंगल फेज मोटर को ट्रैक्शन में हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी स्पीड ऑन ऑफ करना, प्लगिंग करना, और 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों कम यूज़ होती है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, इसके बारे में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये तो छोटे से क्वेश्चन हैं, इनके बारे में छोटे छोटे आंसर हैं, वो आपको याद रखना है। बाकी मेन जो है वो यही है कि ट्रैक्शन मोटर की जनरल इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फीचर्स क्या होते हैं, या एक आइडियल ट्रैक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो ये अपने यूनिट से आते हैं। आइए यूनिट 8 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 8 फिर से एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसमें लगभग जो भी अब तक पूछा गया है बार बार वही पूछा गया है, तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये बेसिकली क्या है, पावर सप्लाई से रिलेटेड है कि ट्रेन को पावर सप्लाई कैसे दी जा रही है। तो ट्रेन के ऊपर, इलेक्ट्रिक रेल के ऊपर जो आपने वायर्स देखे होंगे, जिनको अपन करंट कलेक्टर से या पेंटोग्राफ जिनको बोलते हैं, उन करंट कलेक्टर के माध्यम से करंट नीचे लेते हैं और फिर इंजन में जाता है, करंट कंट्रोल होता है, पावर कंट्रोल होती है, और फिर सभी डब्बों में और उनके नीचे लगी मोटर्स में वो करंट फ्लो होता है। तो वो पावर सप्लाई जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है। तो डिफरेंट टाइप के जो करंट कलेक्टर्स हैं, ट्रॉली टाइप के होते हैं, पेंटोग्राफ होते हैं, उनको आप याद रखिए, उनको पढ़िए आप। ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं, ट्रॉली टाइप और पेंटोग्राफ टाइप, ठीक है। डिफरेंट टाइप के करंट कलेक्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो ओवरहेड लाइन रहती है उसमें जो सैग आ जाता है, ये पावर सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा, सिमिलर उसी तरह का है, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओवरहेड लाइंस में जो सैग आ जाता है, जो झोल आ जाता है, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, और खासकर ट्रॉली वायर में ये बार बार पूछा गया है। ट्रॉली वायर में सैग बार बार पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। इस यूनिट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बार बार पूछी गई है वो सैग ही है, तो इस पर इसको दोबारा पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो हमारे सामने आ रही है, वेरियस प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो सब पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई के साथ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन होना ही होना है। तो क्या क्या प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, क्या क्या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, वो आप सारे डिवाइसेस के नाम और थोड़ा बहुत उनके बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट बना लीजिए। मुश्किल से 6 से 7 डिवाइसेस होंगी, और हर किसी के 3-3 लाइन के भी अगर पॉइंट आप रखोगे, 3-4 पॉइंट रखोगे, तो मुश्किल से 6-7, 1 पेज, 1.5 पेज के बराबर का ये मैटर बनेगा। तो इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं। फीड सब स्टेशन जो होता है, जहाँ से अपन ट्रेन की लाइनों को सप्लाई देते हैं, वहाँ तक की ट्रांसमिशन लाइन कैसे बनाई जाती है, कैसे इरेक्ट की जाती है, ट्रांसमिशन लाइन की उनकी क्या खासियत होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सब आपको याद रखनी है। डायरेक्ट इसी लाइन, इसी हेडिंग से आपको कंटेंट मिल जाएगा किताब में। एक जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है लोकेशन ऑफ सब स्टेशन। कहाँ होनी चाहिए एक रेलवे स्टेशन को या रेलवे की लाइन को सप्लाई देने के लिए, सब स्टेशन की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, कैसे हम उस लोकेशन को डिसाइड करेंगे, क्या क्या फैक्टर हैं जो उस लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये फिर वापस से एक जनरल क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, सप्लाई सिस्टम्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप इन सभी में जो आपने पढ़ा है वो सब इसमें लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन अपने आप तैयार हो गया। तो कुल मिला के आप देखिए 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है मेनली। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने इस यूनिट में तैयार कर लिए तो ये यूनिट पूरी तैयार हो गई आपकी, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, या तो 1 से 4 यूनिट को पढ़ो या 5 से 8 यूनिट को पढ़ो। ये टारगेट आपको बनाना है कि आपको इनमें से क्या अभी समझ में आता है या क्या आपको अच्छा लगता है पढ़ना। अगर आपको ट्रैक्शन पढ़ना अच्छा लगता है तो 5 से 8 यूनिट पढ़ो, पेपर तब भी आप 70 में से 60 का कर लोगे। अगर आपको ट्रैक्शन समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 4 वाला पोर्शन पढ़ो, हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन और ड्राइव्स वाला, 70 में से 60 का आप तब भी कर लोगे, ठीक है। तो E302 में इतना ही। ये पूरा जो मैंने आपको बताया
आप आसानी से वीडियो रोक रोक के इस पूरे कंटेंट को देख सकते हो। फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए, मैं ये सारी इमेजेस प्रॉपर सफाई से लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको ये सारा कंटेंट जो मैंने अभी आपको बताया है कंसाइज है। पिछले 10 बार के पेपर्स को पूरा एनालाइज करके मेहनत की है मैंने। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो आपको ऐसा लगे कि सर ने ये आज कैसा वीडियो डाल दिया, पर उम्मीद है कि कंटेंट आपको अच्छा लगेगा और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वीडिज़ अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।